सोफिया ने तो पूरा माहौल ही बदल दिया था। उसे ऐसा कुछ करने में मजा भी आता था। उसे पसंद था कि लोग उसकी बातों से परेशान हो। उसने कबीर को समझाने के लिए धीरे धीरे सब कुछ बताया। उसके यहाँ आने का भी यही कारण था। पुलिस से मिलने के बाद वो सीधा इस कॉलेज में आई थी। बाहर उसने सिक्योरिटी को पहले ही दरकिनार कर दिया था ताकि कोई अभय की मदद के लिए नहीं आ सके। तुम ही थे उस रात के पीछे। कबीर के भाव तुरंत गंभीर हो गए। उसने इस बात की परवाह नहीं की कि पहले अभय ने उसे कितना अपमानित किया था। अगर उसका बस चलता तो वो अभय को ऐसे मारना चाहता था जिसमें आखिरी सांस तक उसके शरीर में दर्द हो। इतना दर्द कि वो मरने की भीख मांगे मगर मौत ना आए। हालांकि उसने ऐसा कुछ अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया। अगर वो वही था जिसने सुहानी को लगभग मार ही डाला था तो कबीर उसे इतनी आसानी से कभी नहीं छोड़ेगा। मगर सुहानी के पहले इस गलीज इंसान ने काजल को मारने की साजिश रची थी और वो कबीर माफ नहीं कर सकता था। हत्यारा कौन है? कबीर ने बहुत गुस्से में पूछा। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। अभय ने जुर्म कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम ऐसा ही कहोगे। तुम्हारे लिए मैंने सबूत पहले से तैयार कर रखे हैं। सोफिया ने अभय को आराम से कहा। अपनी बात पूरी करने के बाद सोफिया ने अभय के पास जाकर अपने बॉडीगार्ड के द्वारा भेजे गए एक वीडियो को अपने फोन पर उसे दिखाया। वीडियो में पुलिस स्टेशन की रिकॉर्डिंग थी। एक छोटे से कमरे में एक इंसान के हाथ पांव बांध कर बैठाया गया था। ये वही हिट एंड रन ड्राइवर था जो अभय पर उससे गाड़ी चलाने और किसी को मारने का ऑर्डर देने का आरोप लगा रहा था। कबीर भी ध्यान से वीडियो को देख रहा था और उस ड्राइवर को पहचानने की कोशिश कर रहा था। कबीर ये भी सोच रहा था कि कैसे वो ड्राइवर इतनी आसानी से मान गया कि अभय ने ही उसे भेजा था। बुरी बात यह थी कि कबीर ने पिछली रात के पार्टी में अभय से शर्त में 10 लाख रुपए जीते थे। अभय को इस बात पे गुस्सा था। यही नहीं, कबीर ने उसको बेवकूफ भी साबित कर दिया था। इसलिए जैसे ही अभय ने होटल छोड़ा उसने तुरंत कबीर के नाम का कॉन्ट्रैक्ट उस गाड़ी वाले को दे दिया था। हालांकि ड्राइवर ने कभी नहीं सोचा था कि वो कबीर को एक बाल बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उसकी जान तब सांसत में आ गई जब कबीर के बजाय उसने एक प्यारी सी बच्ची को नुकसान पहुंचाया और पुलिस उसके पीछे पड़ गई। जब वीडियो खत्म हुआ तो कबीर का चेहरा गुस्से में आग बबूला हो चुका था। अगर ये पब्लिक प्लेस नहीं होता तो कबीर ने अब तक अभय की जान ले ली होती। मगर मुश्किल थी कि कबीर पब्लिक में था और काजल साथ थी। तुम मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा नीचे गिर सकते हो। पैसे तो तुम ऐसे भी ले सकते थे, फिर जान से मारने की कोशिश क्यों? काजल अभय को आश्चर्य से देखते हुए पूछी। तुम्हें अपनी इज्जत की इतनी ही पड़ी है तो पहले अपना नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग करो, फिर दूसरों को दोष दो। इससे पहले कि अभय काजल को कुछ कह पाता, कबीर ने अभय की गर्दन को पकड़कर उसके चेहरे को जमीन पर रगड़ दिया। अभय के पूरे चेहरे पर जमीन की गंदगी छप गई थी। कबीर ने बहुत अधिक ताकत का प्रयोग किया था, जहां तक कि अभय के चेहरे की स्किन भी छिल गई थी। कबीर कुछ पल के लिए भूल गया था कि उसे अपनी पहचान छिपानी है। सोफिया और काजल कबीर को ऐसा करते हुए देख बहुत डर जाती है। काजल आगे बढ़कर उसको रोकने जाती है। बस हो गया, छोड़ो उसे। काजल ने गुस्से में कबीर को जल्दी से खींचा। यदि आप ऐसा करते रहे तो वो मर जाएगा। कबीर, छोड़ो उसे। सोफिया भी दूर से ही कह रही थी, मिस्टर कबीर प्लीज लीव हिम। शायद ऐसा करके मैं इस इंसान को अगले जन्म में एक बेहतर इंसान बना सकूं। जब कबीर ने ये कहा तो उसने अनजाने में अपने अंदर के शैतान को बाहर आने का मौका दिया था। वहां मौजूद लोगों के लिए कबीर का ये रूप हैरान करने वाला था। कबीर की बाह पकड़े हुए काजल भी चौंक गई। उसे साफ दिख रहा था कि उसका पति अचानक बदल गया है, बिल्कुल अलग। वो इस वक्त उसके अंदर के उस इंसान को देख रही थी जिसे कोई भी आज तक हरा नहीं पाया था। द वन एंड ओनली बुद्धा। वाह, अपने प्यार के खातिर देखो कैसे खड़ा हो गया। जो लड़कियां बगल में खड़ी थी और सब कुछ देख रही थी, उनकी आंखों में चमक भर गई। किसने कहा कि वो किसी तरह का जोकर है? अगर इस तरह से ये आदमी अपने प्यार के लिए लड़ सकता है तो वो कभी भी जोकर नहीं हो सकता है। मैं तो उसे किंग कहूंगी। कबीर के एक स्टैंड लेने से हवा का रुख उसकी तरफ मुड़ गया था। कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि वो इतना गिरा हुआ काम कर सकता है। ऐसा इंसान हमारे कॉलेज और सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक है। इसे तो जेल में होना चाहिए। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता और पैसा होने से आपको यह हक नहीं मिल जाता कि आप किसी को भी मार दें।
पुलिस पहले से ही बाहर इंतजार कर रही थी। सोफिया कबीर को देखकर मुस्कुराई। आपको हुई परेशानी के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, आप इसे ले जा सकती हैं। कबीर ने सोफिया को अभय की तरफ इशारा करते हुए कहा। अचानक काजल को कुछ याद आ गया और उसने कबीर से चिंता जाहिर की। अब हमारे लिए अभय के परिवार के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। मुझे समझ नहीं आता हम लोग माँ को कैसे समझाएंगे, वो फिर से आपको ही गलत समझेगी। कबीर कहने से पहले एक पल के लिए चुप रहा। सच बोलो, जब हम वापस घर जाएंगे तो माँ और दूसरों को सब कुछ सच बता देंगे। सच ही परेशानी से निकलने का रास्ता है, वो लोग हमें जरूर समझेंगे। दिक्कत कुछ और नहीं है, बस मेरे डैड का बिजनेस प्लान फेल हो जाएगा, काजल ने दुखी होकर कहा। ज्यादा चिंता मत करो, कबीर ने कहा। कबीर और काजल के जाने के कुछ देर बाद अखिल दो लड़कों के साथ वहां आया और पूछा, वो लड़की कहाँ गई, मेरा दोस्त कहाँ है? अखिल ने कॉफी शॉप से एक छात्र को पकड़ा और पूछा, अभय कहाँ है, क्या हुआ उसके साथ, तुम लोग कुछ बताते क्यों नहीं? उस स्टूडेंट ने हल्की आवाज में कहा, जाओ कॉलेज के अंदर देखो या मेन गेट की तरफ। अभय के उस गंदे चेहरे को जानने के बाद इनमें से किसी भी स्टूडेंट या कॉलेज के स्टाफ ने उसे अच्छी नजरों से नहीं देखा। सब जानते थे कि अखिल अभय के लिए या उसके हिसाब से काम करता था। अखिल कॉलेज में अभय के नाम पर दूसरों को परेशान करता था। यह भी कारण था कि लोग उसे नापसंद करते थे। अखिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कॉफी शॉप से भी अब भीड़ कम होने लगी थी। अभय के जाने के बाद सब लोग अपने अपने काम पर निकल गए थे। अखिल ने कॉलेज के अंदर जाने का फैसला लिया। जब वो कॉलेज के मेन बिल्डिंग के अंदर जा रहा था, तभी उसने दो प्रोफेसर को आपस में बात करते हुए सुना। अभय ने अच्छा नहीं किया, पूरे कॉलेज का नाम खराब कर दिया। दूसरे प्रोफेसर ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि उसे 10 साल से कम की सजा होगी। वाइस चांसलर साहब भी बहुत दुखी लग रहे थे। उन्होंने इसे कॉलेज की हार बताया है। अखिल को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभय ने ऐसा क्या कर दिया है कि उसे पुलिस ले गई है। बाद में उसने सोचा कि कॉफी शॉप के मालिक से पता लगाता हूँ कि माजरा क्या है। उसने तो सब कुछ देखा सुना होगा। वो वहां से भागता हुआ कॉफी शॉप ऑनर के पास पहुंचा। उसने शॉप के पीछे के दरवाजे से जाकर ऑनर से बात करने की मंशा जाहिर की। ऑनर उसको देख के समझ गया था कि वो क्यों आया है। उसने अखिल से बाहर इंतजार करने का इशारा किया। करीब 10-15 मिनट के बाद ऑनर वहां आया। वो डरा हुआ सा लग रहा था। उसकी नजरें चारों तरफ थी। वो किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था। अखिल ने उससे पूछा, क्या हुआ है यहाँ? अभय को पुलिस क्यों पकड़ के ले गई है? सभी लोग किस सजा की बात कर रहे हैं? ऑनर ने उसे बताया कि अभय ने काजल के पति को जान से मार देने की साजिश की थी। वो तो नहीं मरा, मगर जिस आदमी को उसने भेजा था शायद उसने किसी और लड़की को मार दिया। जो लड़की आई थी वो घायल लड़की की बहन थी शायद। अखिल ने पलटकर उससे पूछा कि कोई सबूत मिला क्या? हाँ, सबूत मिला है। जिस किलर को अभय ने भेजा था उसने ही अपना गुनाह कबूल किया है। उसका पूरा वीडियो भी लाई थी वो लड़की। इतना सब कुछ सुनने के बाद अखिल का चेहरा एकदम काला पड़ गया। ये क्या कर दिया अभय ने गुस्से में? मैंने कितनी बार समझाया था कि उसे काजल को छोड़ो और आगे बढ़ो लाइफ में। मेरी बात नहीं मानी और पड़ गया ना मुसीबत में। हे भगवान, ये अचानक क्या हुआ? मुझे उसके डैड से बात करनी चाहिए इस बारे में। अखिल अपना फोन निकालते हुए अभय के पिता का नंबर डायल करता है। उसने आंसू बहाते हुए उन्हें बताया कि अभय को पुलिस ले गई है। उसने जो भी बात की उसके मुताबिक अभय को कबीर नाम के इंसान ने फंसाया है। आग में तेल डालने की कला में वो महारत रखता था। उसने उनको वो 10 लाख वाली बात भी याद दिलाई ताकि उनको लगे कि 10 लाख के कारण कबीर ने अभय को फंसाया है एक बेकार के पुलिस केस में। अखिल ने तो आग लगा दी। क्या इसका असर अब काजल और कबीर की जिंदगी पर पड़ेगा? किसकी बात मानेंगे काजल के परिवार वाले? क्या होगा अभय का, क्योंकि उसके पीछे तो सोफिया पड़ी है। किसका पासा पलटेगा, किसका सिक्का जमेगा? काजल की मां ने उपहास किया। अच्छा, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? पार्सल डिलीवरी करके? माँ, एक बार उसे सुन तो लें। काजल ने अपनी माँ से शिकायत की। हालांकि उसे सच में भरोसा नहीं था कि कबीर अपने परिवार के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट ला सकता है। अपने दिल की गहराइयों से उसे आशा की एक किरण महसूस हुई कि उसका पति उसके परिवार की मदद कर सकता है। ठीक है, मैं सुनने को तैयार हूँ। काजल की माँ अभी भी इस सुझाव को सुनना तो नहीं चाहती थी, मगर अपनी बेटी की खातिर उसे ऐसा कहना पड़ा। कबीर काजल को देख गर्मजोशी से मुस्कुराया। फिर उसने केशव सारस्वत यानी अपने ससुर से पूछा, क्या 5 स्टार होटल का एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ठीक रहेगा? ज्यादा तो नहीं पापा, मगर
मगर आपको इसके हिसाब से एनुअल प्रॉफिट लगभग 20 से 30 लाख होना चाहिए। क्या कहा तुमने अभी? केशव ने थोड़ा संदेह से पूछा। ऐसा नहीं था कि उसने साफ नहीं सुना था, मगर उनके लिए यकीन करना जरा मुश्किल हो रहा था। किसी को वहां नहीं पता था कि जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ था उसमें मार्जिन ज्यादा नहीं था। वालिया परिवार ने कॉन्ट्रैक्ट इस तरह तैयार किया था कि प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा उनको ही मिले। केशव के लिए यह कॉन्ट्रैक्ट बस इसलिए जरूरी था कि उसे अपने परिवार में वापसी करनी थी। केशव ने अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट के फाइल को देखा था। वो जानता था कि अगर यह काम सही से हुआ भी तो उसे इसमें ज्यादा से ज्यादा एनुअल प्रॉफिट 10 लाख होगा, वो भी बहुत मुश्किल से। केशव अपने निकम्मे दामाद के मुंह से ऐसी बात सुनकर खुश तो था, मगर उसके दिमाग में अभी दो सवाल घूम रहे थे। पहला कि क्या कबीर सच में उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट अरेंज कर सकने में समर्थ था, और दूसरा कि अगर उसके बताए कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट भी बड़ा होगा। केशव इतना पैसा कहां से लाएगा? वो अभी सोच में था कि कबीर बोल पड़ा। पापा, आप क्या सोच रहे हैं? इतना अच्छा मौका शायद आपके पास फिर कभी नहीं होगा। जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, अगर आपका ये काम सही रहा तो आप इससे बड़े प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं। हमारा देश अब डेवलप कर रहा है। कबीर वहां मौजूद सबका चेहरा देखता है। सब एकदम चुप खड़े थे। कबीर को लगा कि उसके ससुर कन्विंस नहीं हुए हैं, तो उसने थोड़ा पास जाकर उनको फिर से कहा, हो सकता है आगे चलकर आपका अपना होटल हो जाए। आप एक होटल को तो आसानी से रन कर सकेंगे। कबीर लगभग 1 साल पहले इस परिवार में शादी के बाद आया था। कुछ महीने पहले जब परिवार में उसका मजाक बना तो वो नौकरी की तलाश में निकला था। तब उसने डिलीवरी बॉय का काम पाया था, जो सारस्वत परिवार के ओहदे के अनुसार छोटा काम था। परिवार में काम करने वाले नौकर उससे ज्यादा कमाते थे। कबीर की हैसियत देखते हुए वो जो कुछ भी बोल रहा था सबको एक फिल्म की कहानी लग रही थी। काजल एक कोने में खड़ी थी। उसे अभी भी कबीर की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने कहा था बेटा कि इंसान थोड़ा पागल है, फिर भी तुमने मुझे रोक दिया। क्या तुम लोग देख रहे हो कि एक मामूली से इंसान ने क्या कहा अभी? काजल की माँ अपनी बेटी को देखकर बोली। उनके शब्दों में साफ जाहिर था कि वो अभी भी कबीर का मजाक बना रही थी। फिर वो कबीर को देखते हुए बोली, जहां तक मैं देख सकती हूँ आपके पास जेब में अभी मात्र 200 रुपए हैं। 200 रुपए वाले इंसान लाखों के सपने नहीं देखा करते। 5 स्टार होटल के नाम से काजल बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। उसकी आंखों में वो चमक कोई भी नहीं देख सकता था। उसके दिमाग में रात की पार्टी की तस्वीरें आने लगी। वो सोची कि रात हर्षवर्धन कबीर से मिलने आए थे। कबीर और हर्षवर्धन परिचित भी लग रहे थे, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा प्रॉफिट था। मैंने मेडिसिन इन में देखा था माँ, कबीर और होटल बिजनेस टाइकॉन हर्षवर्धन अंकल एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। भरोसा बढ़ाने के लिए काजल ने कहा। सचमुच क्या? काजल की माँ ने उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। अगर ये वास्तव में हर्षवर्धन को जानता है तो हो सकता है कि उसने कभी उसे भी चेकआउट भेजा हो। अगर आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है तो चलो एक शर्त लगाते हैं, कबीर ने आत्मविश्वास से कहा। मजाक अच्छा करते हो, शर्त लगाओगे? तुम किसके साथ शर्त लगा रहे हो? तुम्हारे पास सिर से पांव तक मिलकर 300 रुपए हैं। काजल की माँ ने तिरस्कार किया। माँ, आप जो भी कहती हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उन्हीं का अपमान करती हैं जो आपके अच्छे के लिए काम करना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो कबीर अकेला नहीं, मैं भी उसके साथ इस घर से जाऊंगी। कबीर ने काजल के कंधे को थपथपाकर उसे शांत करने की कोशिश की। मेरे पास अभय के 10 लाख अभी भी हैं। अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को आपके लिए ला सका तो ठीक, नहीं तो मैं आप लोगों को ये दे दूंगा। कबीर ने उन दोनों से ईमानदारी से कहा। क्या 10 लाख? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे पास इस 10 लाख की वजह से हमारे परिवार का कितने लाख का नुकसान हुआ है जानते हो ना? काजल की माँ ने जोर से फटकार लगाते हुए कहा। कबीर काजल की माँ के साथ इस तरह बहस जारी नहीं रखना चाहता था। उसने कहा, मुझे अब एक बात और कहने दो आप लोग। अगर मैं हार गया तो इस घर से चला जाऊंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो आप लोगों को मेरी और काजल की शादी को पारिवारिक मान्यता देनी होगी। साथ में जो जासूस आप लोगों ने मेरे और काजल के पीछे लगाए हैं उनको भी हटाना होगा। काजल कबीर की आखिरी बात सुनकर बिल्कुल चौंक जाती है। उसने कभी इस बात को गौर नहीं किया था। वो कुछ और सोचती या पूछती उसके पहले ही कबीर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कमरे में ले गया। कबीर जानता था कि उसकी माँ और बाप को
इस शर्त से कोई दिक्कत नहीं होगी। शायद उसकी माँ भी यही चाहती थी कि कबीर की जगह उसकी बेटी की शादी अभय से हो जाए। कबीर और काजल की शादी एक रिश्ते से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट था। एक शर्त भी थी कि शादी के बाद वो अपना परिवार तब तक नहीं बढ़ा सकता जब तक वो इस परिवार की नजर में अपनी वैल्यू साबित ना करते। काजल के माँ बाप को यकीन था कि कबीर पालन करेगा। मैं तुम्हारे बाहर जाने का इंतजार बेसब्री से करूंगी, शर्त तो तुम जरूर से हारोगे, काजल की माँ ने कबीर के पीछे कहा। इस समय केशव के पास अपने दामाद पे भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो जानता था कि यहाँ उसकी जीत पक्की थी। अगर कबीर जीत गया तो उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे बिजनेस के थ्रू, और अगर वो हार भी गया तो काजल को तलाक मिल जाएगा। उसके बाद वो अपनी बेटी की शादी अभय से करा देगा, जिससे उसका डूबता बिजनेस फिर से उभर जाएगा। वो ये भी जानता था कि मेडिसिन होटल का मालिक हर्षवर्धन चौधरी ही था। इस घटना के बाद वो दोनों रूप से ही अपने परिवार को संभाल सकता था। काजल कमरे में आने के बाद भी कबीर की बात को कंफर्म करना चाहती थी। उसे कैसे कभी पता नहीं चला कबीर और उसके प्राइवेट मोमेंट्स पर नजर रखी जा रही है। वो ये सोचते हुए अपने बिस्तर पर बैठ जाती। कबीर भी जानता था कि काजल के दिमाग में क्या चल रहा है। वो काजल के पास बैठ गया और उसके हाथ को पकड़कर कहा, तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, भरोसा रखो मुझ पे। माँ पापा भी इसलिए खफा हैं क्योंकि उन्होंने अभी बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट गंवाया है। आपको वो जासूस वाली बात कैसे पता चली? काजल ने गंभीर होकर पूछा। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम भी वो बात पकड़कर बैठ गई? जाने दो उसे। मैंने कहा ना, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल के बाद कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा। नहीं कबीर, मुझे जानना है और मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए प्लीज, काजल दुखी होकर बोली। काजल के बर्ताव को देख कबीर समझ गया कि बात हल्के में नहीं हो पाएगी। उसने कुछ सोचा, फिर अपनी जगह से उठकर खिड़की की ओर चला गया और बताना शुरू किया। मैंने आपको ये बात नहीं बताई क्योंकि पहले मुझे भी भरोसा नहीं हुआ था। फिर कुछ दिन पहले मुझे एक इंसान पर शक हुआ कि वो हम दोनों का पीछा कर रहा है। खास तौर पर जब तुम मेरे साथ होती तो वो इंसान जरूर दिखता था। वो इंसान उस रात पार्टी में भी आया था। मुझे पहले लगा वो अभय का आदमी है, मगर बाद में। क्या बाद में? काजल ने कबीर के रुकते ही सवाल कर दिया। बाद में मैंने भी एक डिलीवरी के बहाने उस शख्स का पीछा किया तो पता चला वो एक प्राइवेट जासूस है, ये उसका पेशा है। फिर मैंने उससे जानना चाहा कि किसने उसे ये काम दिया है तो उसने पहले तो मना किया, मगर पुलिस के डर से बाद में बताया कि तुम्हारी माँ ने ये कॉन्ट्रैक्ट उसे दिया है। अच्छा तो बताओ कि मुझसे क्या करते हो, नफरत या मोहब्बत, और क्यों करते हो? काजल ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। कबीर ने उसकी ओर देखा और कहा, मोहब्बत करते हैं आपसे, और इसलिए कि आप प्यारी हो, बहुत प्यारी। क्या आप भी इतने हल्के जवाब? लानत है लानत, काजल ने शिकायत करते हुए कहा। मैडम मैं शायर नहीं हूं जो आपको पोयम में जवाब दूंगा, कबीर ने कहा। पूरे कमरे में उसकी हंसी गूंजने लगी। काजल ने कबीर से धीरे से पूछा, आपको वो एक्स्ट्रा 10 लाख कहां से मिले? क्या कबीर काजल को सच बता देगा? उसे मालूम है कि काजल सोफिया को पसंद नहीं करती। काजल चाहती थी कि उसके माँ बाप और उसके पति के बीच भी वैसा ही रिश्ता हो जो उसके और उसके पेरेंट्स के बीच था। उसे कबीर के पार्सल डिलीवरी वाले काम से कोई परहेज नहीं था। वो कहीं न कहीं दिखाना चाहती थी कि उसकी पसंद बेकार नहीं है, बल्कि वो सोना है। कबीर का तिरस्कार देख देख कर उसका मन खराब हो गया था। उसके बर्दाश्त की हदें अब टूट रही थी। कबीर बिस्तर पर लेटे हुए सोच नहीं पा रहा था कि हर्षवर्धन को कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोलना सही होगा या नहीं। उसे पता था कि उसके बोलते ही कॉन्ट्रैक्ट कबीर की वजह से नहीं बल्कि बुद्धा के कारण मिलेगा। आखिर में कबीर उठा, अपना सेल फोन उठाया, समय देखा और हर्षवर्धन को एक मैसेज भेज दिया। उसने हर्षवर्धन को सारी सिचुएशन का एक छोटा सा समरी बना के भेज दिया। अगली सुबह काजल अपने कॉलेज के काम से बाहर चली गई। कबीर भी घर के सारे काम खत्म करके मोबाइल चेक किया। उसको उम्मीद तो थी कि हर्षवर्धन उसे मना नहीं करेगा, आखिर उसने उसकी जिंदगी बख्शी थी। कबीर का अंदाजा सही था। हर्षवर्धन सारी बातों को समझकर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने हर्ष को एक मैसेज फिर से किया जिसमें उसने उनका धन्यवाद किया। तभी अचानक कबीर का फोन वाइब्रेट किया। हर्षवर्धन ने फोन किया था। कबीर जोश में फोन उठाया। मास्टर कबीर, मैंने आपको परेशान तो नहीं किया? हर्ष ने
सतर्क के साथ पूछा। कबीर ने कहा, हर्ष साहब, मैं आपको फोन ही करने जा रहा था। हर्षवर्धन ने तुरंत उत्तर दिया, मास्टर कबीर, आप मुझे साहब बोलकर शर्मिंदा मत करिए। मैं ना आपको एक पल के लिए भूला और ना ही आपके एहसान को। ये मेरी भी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे याद रखा है हर्ष साहब, कबीर ने विनम्रता के साथ जवाब दिया। मुझे जैसे ही कल रात मैसेज मिला था, मैंने अपने वकील को आधी रात में ही बोलकर कॉन्ट्रैक्ट के सारे पेपर तैयार करा दिए थे। बस उस इंसान के सिग्नेचर चाहिए जिसे मिलने वाला है। हर्षवर्धन ने फोन करने का कारण बता दिया। आपने सब कुछ ठीक से मेंशन कर दिया है ना उस कॉन्ट्रैक्ट में? कबीर ने इत्मीनान करने के लिए पूछा, क्योंकि दांव पर उसका रिश्ता था। हारने का मतलब था काजल को खोना। हाँ बिल्कुल, मगर आप भी एक बार देख लीजिएगा। मुझे इसे आपके पास भेज देना चाहिए था, लेकिन मेरी तरफ कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो गई थी। जैसे ही मैं यहाँ काम पूरा कर लूंगा, मैं इसे आपको भेज दूंगा। हर्षवर्धन ने क्लैरिफाई किया। आपको हो रही तकलीफ के लिए माफी चाहूंगा। इसे लेने मैं खुद आऊंगा। आपको अब और परेशान नहीं कर सकता, कबीर ने साफ तौर पर कहा। हर्षवर्धन अपनी बात जारी रखते हुए बोला, मैं ऐसा करता हूँ कि आपके लिए अपनी कार भेज देता हूँ। कबीर ने मना कर दिया तो हर्ष ने अपना बताते हुए कहा, मैं आपका इंतजार करूंगा। मैं अभी होटल में नहीं हूँ, बल्कि लक्कर बाजार वाले ऑफिस में हूँ। जी हाँ, मैं बस निकल रहा हूँ। कबीर ने यह बोलकर फोन रख दिया। पहले वो सोचता है कि काजल को फोन करके बताए कि कॉन्ट्रैक्ट का काम हो गया है और अब उन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। फिर वो खुद के सर पर एक हल्की सी थपकी मारता है और सोचता है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट पर पापा के सिग्नेचर ले लूं, फिर उसे बताऊंगा। फिर उसने आदतन अपना सेल फोन निकाला और पार्सल टिकट और उसका लोकेशन चेक किया। एक नजर में उसने लक्कर बाजार में हर्ष की कंपनी के पास का एक टेक आउट ऑर्डर देखा। उसने सोचा, चलो इस डिलीवरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के पेपर भी लेते आऊंगा। तैयार होकर अपनी छोटी सी गाड़ी पर वो सवार होकर वहां से अपना टेकआउट लेने निकल गया। कुछ देर बाद वो हर्ष की कंपनी के सामने आ गया। ऑफिस के सामने खड़े होकर उसने टेकआउट का एड्रेस चेक किया। वो हर्ष के ऑफिस का ही एड्रेस था। पार्सल लेकर वो गाड़ी से बाहर आया। ऑफिस के अंदर का माहौल बहुत शांत था। कबीर ने वहां पहुंचकर उस कस्टमर को फोन लगाया। फोन लगाते हुए कबीर रिसेप्शन में लगे मोटिवेशनल कोट्स को पढ़ रहा था। सफेद रंग के दीवार पर वो बहुत खूबसूरती से लगे हुए थे। रिसेप्शन पर बैठी लड़की कबीर को घूर कर देखती है, मगर कुछ पूछती नहीं है। कुछ देर में वो कस्टमर आया और कबीर ने उसको सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर उसका पार्सल दे दिया। रिसेप्शन पर बैठी लड़की कबीर को अपनी तरफ आता देख तुरंत अपने डेस्क पर रखे फोन को कानों में लगा लेती है। वो नाटक कर रही थी ताकि कबीर से बात न करना पड़े। कबीर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आप बता सकती हैं आपके बॉस कहाँ मिलेंगे? वो लड़की फोन कान पर लगाए ही कहती है, सर, अगर आपका अपॉइंटमेंट नहीं है तो आप उनकी परछाई भी नहीं देख पाएंगे। मेरा वक्त बर्बाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप जा सकते हैं। लड़की ने तंज कसा। कबीर अवाक उसे देखा जा रहा था। लगता है हर्षवर्धन साहब की कंपनी का ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है। उन लोगों की इंसान चुनने की क्षमता वास्तव में बहुत खराब है। कबीर अभी भी वहीं ऑफिस में था। वो हर्षवर्धन से डायरेक्टली नहीं मिलना चाहता था। वो ये दिखाना चाहता था कि वो एक डिलीवरी बॉय ही है। कुछ देर बाद पूर्णिमा ने कबीर के बारे में किसी से बात की और कंफर्म किया कि उसे बॉस से मिलने की परमिशन देनी है या नहीं। इस बार फोन रखने के बाद उसके लहजे में गुस्सा और बढ़ गया। ये देखकर कि कबीर हिल नहीं रहा था, पूर्णिमा ने जल्दी से कहा, अरे, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही थी, तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? अच्छी तरह से देखो, ये एक होटल टाइकॉन का ऑफिस है। जो देने आए थे दो, और मुझे माफ करो। कबीर थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, मैं यहाँ हर्षवर्धन साहब की तलाश में हूँ। मेरे कान अभी ठीक हैं, प्लीज धीरे बोलिए। मुझे पता है कि आप बॉस को खोजने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप बस मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप थोड़ा अच्छे लहजे में बात करें और मुझे बॉस से मिलने का तरीका बताएं। कबीर ने शांति के साथ कहा। क्या बात है पूर्णिमा, क्या चल रहा है वहां? एक आवाज ने अचानक कबीर और उस लड़की पूर्णिमा का ध्यान अपनी ओर खींचा। यह आवाज बगल से आई थी। ब्रजेश, तुम सही समय पर आए हो। इस आदमी को बाहर फेंक दो। एक डिलीवरी बॉय है और खुद को प्रिंस समझ रहा है। उल्टी सीधी हरकतें करके मेरे करीब रहने की कोशिश कर रहा है। पूर्णिमा ने घृणा दिखाई। ब्रजेश उस ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड था जो अभी अभी अंदर से आया था। उसने हल्के काले रंग के कपड़े पहन रखे थे।
जिस पर सिक्योरिटी कंपनी का लोगो और कुछ लाल रंग के धारी बने हुए थे। क्या ये बच्चा कहां से आया है? इसने सच में तुम्हारे करीब आने की कोशिश की और बुरी नजर डाली? ब्रजेश ने पूर्णिमा से पूछा। उसके सब कुछ बताने के बाद वो कबीर को बर्दाश्त नहीं कर पाया। होटल से लेकर ऑफिस तक सभी जानते थे कि सुरक्षा दल के कैप्टन ब्रजेश किशन को पूर्णिमा हमेशा से पसंद थी। इस बार उसके प्रेमी को आखिर कुछ परेशानी हुई। कप्तान ब्रजेश किशन को मौका चाहिए था और कबीर ने उसे मौका दे दिया था। ब्रजेश मन ही मन कबीर को माला अर्पण कर रहा था। उसने महसूस कर लिया था कि उसका सौभाग्य आ चुका है। कबीर उनको नहीं जानता था। वो गुस्से में बोला, या तुम मूर्ख हो? इस आंख ने मुझे उसके साथ छेड़खानी करते देखा। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि हर्षवर्धन साहब कहां मिलेंगे। इसको बेवकूफ कर रहे हो। जब ब्रजेश ने यह सुना तो उसने कबीर को एक डिलीवरी बॉय मानकर डांटने की हिम्मत की। कबीर की बातें सुनने के बाद वो तुरंत गुस्से में आ गया था। देखते देखते उसने अपनी मुट्ठी उठाई और कबीर को मुक्का मारा। कबीर ने तिरस्कार से अपना मुंह मोड़ लिया। इस बेकार स्किल सेट के साथ उसे छूना उसके लिए इम्पॉसिबल था। अपने जवाब में कबीर ने खुद को बचाते हुए उसको पीछे से जोर से धक्का दिया। वो खुद को बैलेंस नहीं कर पाया और नीचे गिर गया। आप चाहे तो फिर से कोशिश कर सकते हैं, कबीर ने चिढ़ाया। अच्छा बच्चा, मुझे ये नहीं पता था कि तुम बहुत तेज तर्रार हो। ब्रजेश जमीन से उठ खड़ा हुआ और मजाक बनाने लगा। उसने कबीर के चेहरे पर देखते ही देखते बेहद तेज गति से एक और मुक्का मारने की कोशिश की। ऐसा लगता है कि जमीन पर गिरने के लिए ठीक समय नहीं है। जमीन पर ठंडी हवा ने अभी तक आपके दिमाग को ठंडा नहीं किया है। मैंने सुना है लोग गिरकर सुधर जाते हैं, मगर आप नहीं सुधरे। कबीर ने बोलने के साथ तेज गति के साथ ब्रजेश का कॉलर पकड़ लिया और एक बहुत शानदार फ्लिप किया। ब्रजेश का चेहरा एक बार फिर जमीन पर सटा हुआ था। सुधर जाओ, नहीं तो पूरा दिन चेहरे से जमीन साफ करना पड़ेगा, कबीर ने ब्रजेश के चेहरे के पास अपने पैर रखते हुए कहा। यह आदमी बहुत तेज है, डिलीवरी बॉय इतने भी तेज नहीं होते, ब्रजेश ने सोचा। कबीर ने उस पर कदम नहीं रखा था, मगर उसने उसे ऐसे पकड़ा था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। ब्रजेश उस झटके से अभी अभी उभरा था कि कबीर ने अपने पैरों के बीच बेहद तेज गति और चालाकी के साथ उसके दोनों हाथों को लॉक कर लिया। वो कबीर के पैरों के नीचे से निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत से संघर्ष कर रहा था। कबीर क्या गार्ड के साथ ही उलझा रहेगा या हर्षवर्धन से उसकी मुलाकात होगी? कहीं हर्षवर्धन ने उसके साथ छल तो नहीं किया था? वहां का माहौल बहुत बदल गया था। कहां कबीर अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेने आया था और कहां वो उस बेवकूफ लड़की के चक्कर में फंस गया। अचानक से पूर्णिमा चीख पड़ी। उसे लगा कबीर ने ब्रजेश के हाथ तोड़ दिए, मगर ऐसा नहीं था। उसने सिर्फ उसे लॉक किया था। चुप रहो, कबीर ने घृणा से पूर्णिमा को देखते हुए बोला। जगह को देखते हुए साफ जाहिर था कि पूर्णिमा और लोगों को वहां बुलाना चाहती थी। पहले उसने सोचा था कि ब्रजेश उस डिलीवरी बॉय को अकेला ही देख लेगा, मगर कबीर ने बाजी पलट दी थी। पूर्णिमा अपने मकसद में कामयाब हो गई। उसकी चीख सुनकर वहां आसपास के लोग आ गए। बीच में कबीर ब्रजेश को जकड़े खड़ा था और उसके चारों तरफ लोग घेरा बनाकर खड़े थे। अन्य सुरक्षा गार्ड जो इधर उधर थे वो भी वहां आ गए। आप लोगों को इतना अहंकारी नहीं होना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। आपकी ये गलत हरकत ऑफिस की सुरक्षा को बर्बाद कर सकती है, कबीर ने सबको समझाया। कई सुरक्षा गार्डों ने देखा कि ब्रजेश को कबीर ने जमीन पर टिका दिया है, तो वो ब्रजेश की मदद करने आ गया है। वो लोग कबीर को पीटना चाहते थे। कबीर ने भांप लिया था कि उसकी ओर कुछ लोग तेजी से हमला करने आ रहे हैं। उसने खुद को अलर्ट किया। अब वो इस पोजीशन में था कि अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकता था। पहले दो गार्ड आए, जिनको उसने लात मारकर दूसरी ओर कर दिया। कबीर अभी भी ब्रजेश को पकड़े मुस्कुरा रहा था। वो जानता था कि वहां कोई उसे रोक नहीं पाएगा। उसने कहा, ये क्या है? आप लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वो एकदम रिलैक्स लग रहा था। तभी दूसरे सिक्योरिटी टीम के कैप्टन वर्मा वहां करीब 1 दर्जन आदमियों को लेकर पहुंच गए। उनमें से सब के पास फाइबर स्टिक और एक इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस थी। कहां है वो जिसने कोहराम मचा रखा है? उसने यहां परेशानी पैदा करने की हिम्मत कैसे की? कैप्टन वर्मा ने दूर से ही पूछा। पूर्णिमा भी कैप्टन वर्मा को आते देख कुछ नॉर्मल हुई। उसे अब लग रहा था कि शायद कबीर को कोई सबक मिले। हालांकि पूर्णिमा को कैप्टन वर्मा ज्यादा पसंद नहीं थे, मगर अभी बात पसंद की नहीं, इज्जत की थी। पूर्णिमा कैप्टन के पास पहुंचकर बोली, कैप्टन वर्मा, अच्छा हुआ आप आ गए।
आप नहीं जानते उस लड़के ने हमारे दूसरे कप्तान ब्रजेश को बहुत मारा है और मुझे परेशान भी किया। तुम परेशान मत हो पूर्णिमा, अब मैं सब संभाल लूंगा, कप्तान वर्मा ने कहा। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि डिलीवरी बॉय एक अच्छा इंसान क्यों नहीं बनना चाहता। दुनिया वास्तव में नीचे जा रही है ऐसे ही लोगों की वजह से। उसने जब पूर्णिमा को ये कहते हुए सुना कि वो आदमी उसे छेड़ने की कोशिश कर रहा था तो कैप्टन का गुस्सा और बढ़ गया। आज इतने लोगों के सामने न होते हुए भी वो बहुत लज्जित महसूस कर रहा था। एक डिलीवरी बॉय आया और उसके नाक के नीचे उसके 5 आदमियों को घायल कर दिया। कैप्टन वर्मा ने अपने दिल में नफरत का एक विस्फोट महसूस किया। वो उस आदमी की ओर पलक झपकते हुए मुड़ा और कहा, इस आदमी को घेर लो। कबीर ने इस आदमी को देखा जिसे एक महिला ने बिना जाने बेवकूफ बनाया। कबीर ने मौका देखकर अब कप्तान ब्रजेश को छोड़ दिया। बच्चे, क्या तुमको अब इसका पछतावा है? दुर्भाग्य से अब बहुत देर हो चुकी है, कबीर द्वारा लात मारे गए एक सुरक्षा गार्ड ने कहा। उसने सोचा कि कबीर उसकी तरफ बड़ी संख्या में आते देख लोगों से डर गया था, इसलिए उसने ब्रजेश को रिहा करने की पहल की। कैप्टन ने भी कहा, लड़के तुम समझदार लग रहे हो, मैं बस तुमको झुकाने वाला था। अब पूर्णिमा और कप्तान ब्रजेश के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करो, जल्दी करो और घुटने टेको। कबीर के आसपास के सुरक्षा गार्ड हाथों में बिजली के डंडों के साथ थे। कप्तान वर्मा ने कबीर पर दबाव डालना जारी रखा था। वो अब सर्कल के बीच में था। ये देखते हुए कि बात गंभीर होती जा रही है, पास खड़े दर्शकों ने भी कबीर को मनाने की कोशिश की। तुम सिर्फ एक आम लड़के हो, अब बहादुर बनने की कोशिश मत करो, वरना हार मान लो, बस हार मान लो। अपनी गलतियों को स्वीकार करने से कुछ खराब नहीं होगा। आवाज अब दूसरी तरफ से आई, हाँ ये सही है, अगर आप लड़ सकते हैं तो आप भी इतने लोगों को हरा नहीं पाएंगे। अगर मैं आपकी गलतियों को स्वीकार करता हूं तो कोई बुरी बात नहीं है। बुद्धिमान आदमी तब तक नहीं लड़ता जब हालात उसके खिलाफ हों। भाई डरो मत, अगर तुम एक असली आदमी हो तो हालात को समझो। कबीर लोगों के इस भीड़ में निश्चिंत था। किसने कहा कि वे कबीर को जाने देने से डरते थे? वो उस कप्तान को लौटा रहा था जो बाद में उसके लिए बाधा बन सकता था। एक्सक्यूज मी, क्या आप मास्टर कबीर हैं? इस समय थोड़ी जानी आवाज सुनने में आई। बिजली के डंडों की कर्कश आवाज के बीच भीड़ ने उसे स्पष्ट रूप से नहीं सुना। कबीर ने इसे सुना और देखा, फिर सोचा, क्या मैं खुद को बुला रहा था? ये वास्तव में आप हैं मास्टर कबीर। आई एम सॉरी, मैं थोड़ी देर के लिए चला गया था। बिजनेस सूट में एक महिला तेजी से कबीर के सामने दौड़ी और माफी मांगने लगी। जब कबीर ने कहा कि वो आ रहा है तो हर्षवर्धन अपने सचिव के फ्रंट डेस्क पर इंतजार कर रहा था। जाने से पहले हर्षवर्धन के सचिव ने कबीर से बात की थी। वो बस फ्रेश होने गई थी। उसने कप्तान वर्मा से कहा कि वो मास्टर कबीर की प्रतीक्षा कर रही है। हमारे बॉस के वीआईपी गेस्ट को परेशान ना करें। इसने सोचा था कि बस एक इंसान के आने से कबीर की पूरी इमेज ही बदल जाए। जो लोग उसे मारने के लिए आए थे वो उसको अब आदर की नजर से देख रहे थे। उन्होंने सबसे पहले कबीर से माफी मांगी। तुम क्या कर रहे हो? कबीर सर, हमारे बॉस के वीआईपी गेस्ट हैं। मुझे नहीं लगता कि अब आप में से कोई भी इसे अब और कुछ करना या कहना चाहता है। अपनी चीजें पैक करो और चले जाओ। यहाँ सब सामान्य है और कप्तान ब्रजेश को भी अंदर ले जाओ, नहीं तो आपके खिलाफ मुझे कुछ करना होगा। कप्तान वर्मा का अब एक अलग ही चेहरा दिख रहा था। मिस पूर्णिमा, जब मैं फ्रेश होने गई तो मैंने तुमसे क्या कहा? वो इंसान हमारे बॉस का वीआईपी गेस्ट है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। कप्तान वर्मा को पता था कि कुछ गड़बड़ है। आखिर सचिव सबको स्पेशल नहीं बताती है। वो मास्टर कबीर को लेने के लिए नीचे आई थी। सारे मामले में सबसे अनोखी बात यह थी कि सचिव के कहने पर कप्तान वर्मा ने कबीर को इज्जत तो दी थी, मगर उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो इंसान खड़ा है वो कबीर है। कप्तान ने खुद इस लड़के को पार्सल देते देखा था और आज वो हर्षवर्धन साहब का गेस्ट था। कप्तान को एक शेर याद आ गया, जिंदगी तेरे कर्म की क्या तफ्शीश हो, आंसू को बारिश और दरिया को समंदर बना देती है। कबीर सर, हमारा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। ये सब कैप्टन ब्रजेश की लापरवाही से हुआ है। पूर्णिमा को खुश करने की कोशिश में उसने आज बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे कई बार सीनियर स्टाफ ने भी समझाया है कि ऑफिस में ऐसी हरकतें मत किया करो जिससे तुम्हें या दूसरों को परेशानी हो, मगर उसे समझ आता ही नहीं। हम लोग सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। देयर इज नथिंग पर्सनल। वो सुरक्षा गार्ड जिन्होंने कबीर पर हमला किया था, उन्होंने शिकायत के लहजे में बोला। कबीर कुछ शब्दों का इंसान नहीं था। वो जानता था
कि उसके साथ यहाँ अभी क्या करने की कोशिश की गई है। हर्षवर्धन साहब के लिए ये एक छोटा सा गिफ्ट ही होगा, यदि वो इन लोगों से छुटकारा पा सकें कभी। ये लोग जाने अनजाने में उनका नाम मार्केट में खराब कर देंगे। ऐसे कपड़े पहने हुए ये आदमी क्या सच में बॉस का वीआईपी गेस्ट है? लगता है बॉस आजकल गरीब लोगों पर बहुत मेहरबान है। वो इंसान वही है जिसने मुझे अभी टेकआउट दिया था, एक स्टाफ ने कहा। नहीं यार, तूने ध्यान नहीं दिया। तुमने सचिव को नहीं सुना कि उसने उस इंसान को क्या कहा? मास्टर कबीर, आमतौर पर मास्टर हम गरीब को नहीं कहते, समझे? कबीर ने भीड़ की चर्चाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बदहजमी का सामना करने वाले कैप्टन वर्मा और उनकी टीम पर नजर भी नहीं डाली। वो हर्षवर्धन की निजी लिफ्ट की ओर चल पड़ा। यहाँ ऑफिस में 2 लिफ्ट थे, एक जो आम लोग इस्तेमाल करते थे और एक जो केवल हर्षवर्धन इस्तेमाल करता था। हर्ष की सचिव का नाम अंजलि था। उसने जल्दी से पीछा किया और कबीर के सामने लिफ्ट का बटन दबाया। उसने यहाँ भी कबीर से माफी मांगना जारी रखा। मास्टर कबीर, मैं आपसे अपने स्टाफ की तरफ से माफी मांगती हूँ। आपके आने से पहले बॉस के साथ मीटिंग चल रही थी। मुझे आपको रिसीव भी करना था, मगर मैं ऊपर ही फंस गई। अगर मैं सही वक्त पर मौजूद रहती तो शायद आपको इतनी तकलीफ नहीं होती। कोई बात नहीं, जो कुछ हुआ उसमें आपकी गलती नहीं है। मुझे हर्ष साहब से जल्दी मिलकर निकलना है। हालांकि हर्षवर्धन ने कबीर के आने की सूचना दे दी थी, मगर खुद अभी तक नहीं मिला था। क्या साजिश चल रही कबीर के पीछे? हर्षवर्धन ने कबीर को लक्कर बाजार